चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। तो यह प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण खनिजों या क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण का उद्देश्य नई खनन प्रक्रियाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय निकट भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो वित्तीय परिव्यय 1500 करोड़। योजना की अवधि 6 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक। पात्र फीड स्टॉक, तो इसमें ई अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप तथा अन्य स्क्रैप जैसे कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों से निकले कैटेलिटिक कन्वर्टर्स शामिल हैं। लाभार्थी बड़े और छोटे दोनों, नए पुनर्चक्रणकर्ता, स्टार्टअप सहित छोटी संस्थाओं के लिए 1/3 परिव्यय। प्रोत्साहन संबंधी प्रणाली, तो समय पर उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी संबंधी पूंजीगत व्यय पर 20% सब्सिडी। वृद्धिशील बिक्री पर परिचालन व्यय संबंधी सब्सिडी या वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक दूसरे वर्ष में 40% और पांचवें वर्ष में 60% प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन की सीमा, तो बड़ी संस्थाओं के लिए कुल प्रोत्साहन सीमा 50 करोड़ रुपए तथा छोटी संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रुपए है। इससे मिलने वाले परिणाम 270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता विकसित होने का अनुमान है। इसके परिणाम स्वरूप वार्षिक आधार पर 40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन होगा। इससे 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इससे 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन देखते हैं। तो एनसीएमएम का उद्देश्य 2024-25 से 2030-31 तक घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। एनसीएमएम संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को कवर करता है। इन चरणों में खनिज अन्वेषण, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनः प्राप्ति शामिल है। फिर अगली न्यूज है हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 अधिसूचित किए। ये नियम पूरे देश में पर्यावरण ऑडिट के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण अनुपालन की निगरानी को बेहतर बनाना और भारत में कारोबार करने को आसान बनाना है। इनकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी EADA की जिम्मेदारियों में ऑडिट्स का प्रमाणन, पंजीकरण, निगरानी और प्रशिक्षण शामिल है। पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स, तो ऑडिट का कार्य केवल RES द्वारा ही किया जाएगा। पर्यावरण ऑडिटर्स का प्रमाणन या तो उनकी योग्यता और अनुभव की जांच के आधार पर या परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए RES को रैंडम यानी यादृच्छिक तरीके से नियुक्त किया जाएगा। RES की जिम्मेदारियां, तो ऑडिटर्स अनुपालन, मूल्यांकन और नमूना संग्रहण, मुआवजा गणना, ग्रीन क्रेडिट नियमों के तहत सत्यापन, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत ऑडिट तथा अन्य पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के तहत संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। 2 स्तरीय प्रणाली, तो स्तरीय की इसमें मौजूदा सरकारी विनियामक संस्थाओं द्वारा अनुपालन की समीक्षा शामिल है। ये संस्थाएं हैं CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, SPCBS राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ROS। स्तर 2 है, इसमें पर्यावरणीय ऑडिटर्स आधारित व्यवस्था शामिल है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। CPCB, SPCB और ROS निरीक्षण और सत्यापन की भूमिका जारी रखेंगे तथा MOEFCC को नियमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेंगे। निगरानी तंत्र, तो MOEFCC के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक संचालन समिति प्रगति की निगरानी करेगी और सुधारों का सुझाव देगी। फिर नेक्स्ट है, सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर जारी किए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के विजन के अनुरूप है। NEP 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सीखने का आधार माना गया है। इसमें 5+3+3+4 संरचना के तहत 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा को शामिल किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल के साथ स्थापित करने के उद्देश्य, तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के आंगनवाड़ी केंद्रों से कक्षा 1 तक स्कूल तैयारी और सुचारू स्थानांतरण सुनिश्चित करना, अवसंरचना का बेहतर उपयोग करना, स्कूल तैयारियों को बढ़ाना और शिक्षा व पोषण क्षेत्रों के बीच तालमेल मजबूत करना, सीखने और विकासात्मक परिणामों को बेहतर बनाना। वर्तमान स्थिति, तो 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 9.16 लाख स्कूलों में ग्रेड 1 की कक्षाएं हैं, जिनमें से 2.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही इन स्कूलों के लिए साथ स्थापित है। प्रमुख सिफारिशें, तो दूरी
शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के साथ स्थापित स्कूलों की आंगनवाड़ी से दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता, उन आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां अधिकांश बच्चे हाशिए पर रहने वाले समूहों यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनजातीय क्षेत्र और प्रवासी परिवार से संबंधित हैं। कक्षा की उपलब्धता, तो सह स्थापना उन स्कूलों के साथ प्राथमिकता से की जानी चाहिए जिनमें कक्षा 1 लेकिन पहले से कोई बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षा नहीं है। अलग प्रवेश द्वार, तो स्कूलों के साथ स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए पहले, तो आंगनवाड़ी सेवाएं ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत लागू की गई है। ये 6 सेवाओं तक का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। पूरक पोषण, प्री स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। सरकारी स्कूलों में प्री स्कूल शिक्षा सुविधाएं, तो समग्र शिक्षा के लिए निर्मित फ्रेमवर्क में स्कूलों में प्री स्कूल कक्षाओं को जोड़ने और स्कूल परिसर के भीतर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने का बजटीय प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी दी। तो जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी कर संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई। इनका उद्देश्य आम लोगों पर कर का बोझ कम करना है। किए गए प्रमुख सुधारों पर एक नजर, तो 2 दर वाली कर स्लैब संरचना, जीएसटी को 5% मेरिट दर और 18% मानक दर में युक्ति संगत बनाया गया है। 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। ये सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता किया गया। दूध, पनीर, चपाती, पराठे आदि पर 0 जीएसटी तथा प्रसाधन सामग्री, दवाइयों, साइकिल, कृषि उपकरण आदि पर 5% जीएसटी। कंज्यूमर गुड्स पर राहत, तो छोटी कारों, टीवी, एसी और घरेलू उपकरणों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया। बीमा एवं स्वास्थ्य, सभी जीवन बीमा पॉलिसियों एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट दी गई। सिन गुड्स जैसे तंबाकू एवं लग्जरी कारों और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कर को बढ़ाकर 40% किया गया है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रकों को समर्थन, तो कृषि मशीनरी व उर्वरक क्षेत्रक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों को, ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर पर जीएसटी को कम किया गया है। मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित यार्न पर इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना में सुधार किया गया है। संस्थागत सुधार, तो विवादों के तीव्र समाधान के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण को शुरू किया गया है। देखते हैं जीएसटी परिषद के विषय में। तो यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उद्देश्य जीएसटी की कर दरें निर्धारित करना, संबंधित नीतिगत निर्णय लेना तथा केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना। फिर नेक्स्ट है देश भर में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई। तो दादा भाई नौरोजी एक भारतीय पारसी विद्वान, व्यापारी और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और 3 बार अध्यक्ष 1886 में, 1893 और 1906 में रहे थे। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख योगदान देखते हैं 1825 से 1917। तो सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा को बढ़ावा। उन्होंने 1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था ने 1849 तक बालिकाओं के लिए 6 स्कूल स्थापित किए थे। सुधारवादी विचारों का प्रसार, तो उन्होंने राष्ट्र गोफ्तार समाचार पत्र की शुरुआत की थी। पारसी समाज में सुधार के लिए रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 की सह स्थापना की थी। आर्थिक योगदान, तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने कराधान, वेतन, पेंशन, विप्रेशन के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है। प्रमुख साहित्यिक कृतियां, तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1876, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 आदि। औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसे मंचों के माध्यम से अंग्रेजों की औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। राजनीतिक योगदान, तो उदारवादी नेता, उन्होंने याचिका, प्रार्थना और विरोध जैसे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों का समर्थन किया था। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद 1892 के आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। स्वराज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में स्वराज को एक ठोस राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया था। मार्गदर्शन, तो नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के कांग्रेसी नेताओं को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करेंगे सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशन पर निगरानी रखने के लिए एक नया फ्रेमवर्क
पेश किया है। 1 अक्टूबर से प्रभावी SEBI ने यानी सेबी ने प्रत्येक इकाई के लिए इंडेक्स ऑप्शंस में नेट इंट्राडे पोजीशन को 5,000 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया। इसका उद्देश्य निवेशकों के वित्तीय जोखिम को कम करना है। के विषय में देखते हैं। यह ट्रेडिंग बाजार का एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद है। इसका मूल्य उस इंडेक्स में शामिल यानी अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य से तय होता है। अंडरलाइंग एसेट्स में इक्विटी शेयर या खुद इंडेक्स जैसे निफ्टी, कीमती धातुएं, कमोडिटीज, करेंसी, ब्याज दरें आदि हो सकती हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका मूल्य आंशिक रूप से एक या अधिक अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स वर्ग से तय होता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कारोबार किए जाने वाले सबसे आम इक्विटी डेरिवेटिव्स उत्पाद हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय शीशम। तो एक अध्ययन में पाया गया कि दक्षिण भारत में शीशम वृक्षों का सबसे कम घनत्व तमिलनाडु में है। ये मुख्य रूप से एकल तने वाला पर्णपाती वृक्ष है जिसके गुंबदाकार वितान पर हरे भरे पत्ते होते हैं। हालांकि आर्द्र इलाकों में इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। इसकी छाल पतली धूसर यानी ग्रे रंग की होती है जिसमें अनियमित रूप से छोटी छोटी दरारें मौजूद होती हैं। आवश्यक औसत वार्षिक वर्षा 750 से 5,000 मिलीलीटर। खेती के लिए आदर्श मृदा लेटेराइट जलोढ़ काली मिट्टी है। स्थानिक यानी नेटिव तो भारत और इंडोनेशिया। इसके पेड़ केनिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम में भी उगाए जाते हैं। उपयोग मधुमक्खी पालन में, इमारती लकड़ी में, दवाइयां बनाने में जैसे दस्त, कृमि, अपच और कुष्ठ रोग के इलाज हेतु। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। यह अभियान छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टू पहाड़ी पर चलाया गया। नक्सल विरोधी अन्य मिशन देखते हैं। तो मिशन संकल्प यह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टा और आसपास की पहाड़ियों पर शुरू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट यह 2009 के अंत में शुरू किया गया था और ये 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। नेक्स्ट, इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन। तो खगोलविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन आकाशगंगा में चुंबकीय क्षेत्रों के साथ एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन लाल दानव यानी रेड जाइंट्स जैसे तारों की ठंडी बाहरी परतों में बनते हैं। ये विकिरण दबाव, तारकीय पवनों या तारकीय विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। इन कणों में अमाफस, सिलिकेट और कार्बन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। तारा निर्माण में भूमिका। तो इंटरस्टेलर डस्ट गैस के बादलों को ठंडा और घना बना देती हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण वे सिकुड़कर नए तारों का निर्माण कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉफी। तो कर्नाटक के कॉफी उत्पादक क्षेत्र चिकमगलुरु, कूर्ग और हसन में लंबे समय तक होने वाली बारिश और ठंड के कारण कॉफी के बागानों को नुकसान पहुंचा है। भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत बाबा बुदन ने 17वीं शताब्दी में चिकमगलुरु यानी कर्नाटक में की थी। खेती के लिए अनुकूल दशाएं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, छायादार क्षेत्र। अन्य दशाएं। इसकी खेती के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते हैं। विश्व में अग्रणी कॉफी उत्पादक देश। तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत अब 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का उत्पादक और निर्यात करता है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का उत्पादक और निर्यातक कौन करता है मुख्य रूप से? तो भारत। कॉफी के बागान मुख्यतः नीलगिरी क्षेत्र जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। उत्पादन राज्य, शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक जो 70% है। इसके बाद केरल आता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का स्थान आता है आपका। फिर नेक्स्ट है गिद्ध। तो असम के एक फाउंडेशन ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जो है स्लेटर बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफोन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इंडियन वल्चर, बियर्डेड वल्चर, यूरेशियन ग्रिफोन वल्चर। महत्व, गिद्ध मृत जानवरों का मांस भक्षण करके वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। गिद्धों के समक्ष खतरे। तो डिक्लोफेनाक जैसे विषाक्त नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से इलाज किए गए मृत मवेशियों का भक्षण, पर्यावास को नुकसान, बिजली के तारों से झटका लगना, भोजन की कमी और मानवीय गतिविधियां। संरक्षण हेतु पहले तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र रानी असम में, पिंजौर हरियाणा में स्थापित। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 2025 आदि। फिर अंत में बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी।
स्थापना इसकी। स्वरूप तो यह बिहार के राजगीर में स्थित था। यह प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। प्राचीन भारत में उच्चतर शिक्षा के अन्य बड़े केंद्र तक्षशिला और विक्रमशिला थे। नालंदा विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। वर्तमान में यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। संरक्षक तो इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी और पाल शासकों 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी सहित कई अन्य शासकों ने संरक्षण दिया था। विद्वान यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया से कई विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। चीन के विद्वान झुआनजांग यानी हेनसांग ने नालंदा की वास्तुकला, परिवेश और विद्वत्तापूर्ण परंपराओं को दर्ज किया था। पतन की बात करें, 9वीं शताब्दी से पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपरा के विकास को बढ़ावा देने के कारण इसका पतन आरंभ हुआ। 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। फिर देखते हैं सुर्खियों में राय स्थल, जो है जर्मनी, राजधानी बर्लिन। तो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जर्मनी यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। सीमावर्ती देश तो इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। सीमावर्ती जल निकाय तो इसके उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर और उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी है। ये दोनों कील नहर से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण नदियां हैं, राइन सबसे लंबी नदी, एल्बे, डेन्यूब। जलवायु शीतोष्ण, हल्की सर्दियां और गर्म ग्रीष्मकाल, वर्ष भर वर्षा होती है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स और बवेरियन हाईलैंड्स। लेक कॉन्स्टेंस तो ताजा जल की सबसे बड़ी झील। ये बात की हमने जर्मनी की। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।